हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टू जेड क्लासेस। मैं शिवांग और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, 10 एंड 11। उसके साथ साथ देखेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी एंड स्पेशल प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप कवर्ड बाई असम अकॉर्ड। उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाई रिन्यूंसिएशन, बाई टर्मिनेशन, बाई डेप्रीवेशन। ओके, उसके साथ साथ देखेंगे ओवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो देखेंगे। उसके साथ साथ इनके जो राइट्स है ओसीआई के वो देखेंगे, और ये जो रिन्यूंसिएशन होता है ओसीआई का, या फिर ये जो ओसीआई है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन कर दिया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है वो देखेंगे यहाँ पे। और उसके साथ साथ कंपेयर करेंगे एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई को कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इन तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ओके, उसके साथ साथ देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो हुआ था, जितने भी लॉस वगैरह कोई भी जो चेंजमेंट किया गया था उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और नेक्स्ट इसके जो कंसर्न्स है वो देखेंगे। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या बोला है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं जो सिटीजनशिप है ये दिया है पार्ट सेकंड में, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक बिलोंग करता है। ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑनली ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो टाइम की सिटीजनशिप जो है वो मेंशन की गई है। ओके, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 5 को। तो आर्टिकल 5 में बोला गया पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन इंडिया, ऐसा पर्सन जो इंडिया में रह रहा हो वो वहाँ का सिटीजन होगा। ओके, किस कंडीशन में होगा, कंडीशंस दे रखे हैं। इफ़ ही और आइदर ऑफ विच पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, या तो वो पर्सन या फिर उसके जो पेरेंट्स है वो इंडिया में बॉर्न हुए हो, या फिर ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वो पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के 5 साल पहले तक ऑर्डिनरी रेजिडेंस रहा हो इंडिया में, तभी उसको आर्टिकल 5 के अंडर इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आर्टिकल 5 में मेंशन की गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल 6 को। यहाँ पे आर्टिकल 6 में बोला गया है कि अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कोई ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में माइग्रेट करके आया पाकिस्तान से, उसको आर्टिकल 6 के अंडर जो सिटीजनशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कार्टून टाइप का जो है ये मैंने बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया में कोई भी पर्सन आएगा या कोई भी पर्सन आएंगे तो उस बेस पे उनको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस दे रखी हैं। बोला है कि ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया और ही माइग्रेटेड बिफोर जुलाई 1948 एंड रजिस्टर्ड आफ्टर 1990 जुलाई 1948 6 months बिफोर रेजिडेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बोल रहा है कि या तो वो पर्सन या फिर जो उसके पेरेंट्स होंगे वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, और जो भी पर्सन है वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आया हो जुलाई 1948 से पहले। अगर वो जुलाई 1948 से पहले आए तो ओनली उसको बस रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद में आया है तो उसको रजिस्टर कराने से 6 मंथ पहले तक उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी जाके उसको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। ये अंडर आर्टिकल 6 में प्रोविजन दे रखा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल 7 को। आर्टिकल 7 में दे रखा है पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 March 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया कैन बिकेम एन इंडियन सिटीजन्स। बोला गया है कि जो भी कोई पर्सन है, ठीक है, सबसे पहले तो वो अगर इंडिया से पाकिस्तान में गया है 1 March 1947 के बाद में, लेकिन बाद में क्या हुआ है कि वो इंडिया में फिर से वापस आ गया है, तो उस कंडीशन में भी उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन इसके लिए जो सिंपल सा एक लॉ ऐड किया गया है वो है कि उसको 6 मंथ तक रेजिडेंस रहना पड़ेगा, मीन्स उसको 6 मंथ तक इंडिया में रहना पड़ेगा और उसके बाद में ही उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी उसको अंडर आर्टिकल 7 जो है उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्सन को, ये सबसे पहले पाकिस्तान में गया इंडिया से, उसके बाद में पाकिस्तान से रिटर्न आ गया,
उस कंडीशन में इसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन उसके लिए उसको 6 मंथ रेजिडेंस रहना पड़ेगा टिल रजिस्ट्रेशन। ये दे रखा है आर्टिकल 7 में। ओके, नेक्स्ट जो है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में दे रखा है पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल बिकम इंडियन सिटीजन। बोला गया कोई भी पर्सन या उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं, उसके साथ साथ वो ऑर्डिनरली अब जो है इंडिया के आउटसाइड रह रहे हैं, मतलब किसी और कंट्री में रह रहे हैं, फिर भी उनको इंडियन सिटीजन बना दिया जाएगा। और ऐसी जो इंडियन सिटीजन होगी उसको बोला जाएगा ओवरसीज इंडियन, और ये जो सिटीजनशिप होगी उसको बोला जाएगा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे आपका दे रखा है कि ही रजिस्टर्ड एज COI मीन्स सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक ऑफ इंडियन इन कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंस वेदर और बिफोर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कवर ओवरसीज इंडियंस हु मे वांट टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। तो बोला गया है कि अगर उसने एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया उसने उसकी कंट्री में जहाँ पे वो रेजिडेंस कर रहा है उसने इंडियन जो डिप्लोमेट है वहाँ पे रजिस्टर्ड कराया है एज सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले आया हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के बाद में आया हो। ठीक है, ये जो प्रोविजन है ये कवर करता है ओवरसीज इंडियंस को जो कि इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहते हैं। ये आपका दे रखा है आर्टिकल 8 में। ओके, यहाँ पे कार्टून फॉर्मेट में ये जो पर्सन्स मैंने दे रखे हैं इनको आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये जो पर्सन है इसके ये ग्रैंड पेरेंट्स है जो कि इंडिया में रहते हैं, लेकिन अभी ये जो पर्सन है ये बाहर रह रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी इसको सिटीजनशिप मिलेगी, तो जो इसको सिटीजनशिप मिलेगी वो कहलाएगी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI, और ये जो पर्सन है ये कहलाएगा ओवरसीज इंडियंस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्टिकल 9 को। आर्टिकल 9 में मेंशन किया गया है कि नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही वाज वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। बोल रखा है कि कोई भी पर्सन अगर वॉलंटरी किसी दूसरे फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है तो उस कंडीशन में उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो एंड हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ये आर्टिकल 9 में मेंशन किया गया है। तो भाई यहाँ पे कार्टून फॉर्मेट में जो पर्सन है ये बोल रहा है कि आई एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ USA, व्हाट हैपन टू माय इंडियन सिटीजनशिप। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो एंड हो जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में दे रखा है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप मीन्स जो भी सिटीजनशिप प्रोवाइड करी है पार्लियामेंट ने, ठीक है, किसी भी पर्सन को या जो भी लॉस के अंडर सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई गई है तो वो सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, इसका जो राइट्स है वो आर्टिकल 10 में दे रखा हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में बात की गई है पार्लियामेंट ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो कोई भी मैटर डिसाइड कर सकती है सिटीजनशिप से रिलेटेड कि एक्विजिशन किस तरीके से देना है, किस तरीके से सिटीजनशिप का लॉस होगा या क्या क्या और अदर चेंजमेंट करने हैं, जैसा कि अभी चेंजमेंट किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। ठीक है, उसको भी हम आगे अभी देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे किया जाता है। यहाँ पे जो एक्वायर करने का प्रोसीजर जो है वो उन लोगों के लिए है जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में बॉर्न हुए थे। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले के जो लोग थे उनके लिए आर्टिकल्स में सिटीजनशिप किस तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी उसको मेंशन कर रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का वो प्रोवाइड करता है acquisition and loss of citizenship after commencement of constitution. It also provides commonwealth citizenship. This provision repealed by Citizenship Amendment Act 2003. ठीक है, तो यहाँ पे जो Citizenship Amendment Act है 1955 का ये प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप, एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप दोनों प्रोवाइड कराता है। उसके साथ साथ ये कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप है ये भी प्रोवाइड कराता था, लेकिन जो 2003 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे इस प्रोविजन को रिपील्ड कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिटीजनशिप एक्वायर करने के जो प्रोसेस है वो टोटल 5 प्रोसेस है, तो हम एक एक करके सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले है बाई बर्थ मीन्स बॉर्न इन इंडिया। ऐसा पर्सन जो इंडिया में बॉर्न हुआ हो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। उसके लिए ये 3 कंडीशन है, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन है 26 जनवरी 1950 टू 1 जुलाई 1987 रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट्स नेशनलिटी। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक के बीच में जो भी कोई पर्सन है अगर वो इंडिया में बॉर्न हुआ है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करी जाएगी, भले ही उसके जो पेरेंट्स है किसी भी नेशनलिटी के हों। ठीक है,
जो नेक्स्ट है जो कंडीशन उसमें दे रखा है आफ्टर 1 जुलाई 1987। अब 1 जुलाई 1987 के बाद में क्या होगा, तो बोल रहा है कि ओनली इफ आइदर ऑफ विच पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया, मीन्स 1 जुलाई 1987 के बाद में केवल उन लोगों को ही सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि बॉर्न हुए हैं इंडिया में, लेकिन उनमें से जो उनके पेरेंट्स हैं, कोई भी पेरेंट्स चाहे मदर या फादर, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। कोई भी एक जो पेरेंट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो है ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004। अब 3 दिसंबर 2004 के बाद में क्या चेंजमेंट किया गया, बोला गया इफ बोथ ऑफ पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया और वन इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट अ इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है, तो बोला गया है कि जो दोनों जो पेरेंट्स हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, उसके साथ साथ या तो फिर एक जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में भी उसको बाई बर्थ सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये जो प्रोसीजर है ये बाई बर्थ वाला प्रोसीजर है। नेक्स्ट जो है बाई डिसेंट, मीन्स बॉर्न आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर पैदा हुआ है उसको भी सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दे रखा है 26 जनवरी 1950 टू 10 दिसंबर 1992 इफ हिज फादर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 तक अगर कोई भी पर्सन बाहर फॉरेन में किसी फॉरेन कंट्री में बॉर्न होता है लेकिन उसके जो फादर हैं वो इंडिया के सिटीजन है, तो उस कंडीशन में उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट जो है बोल रहा है कि आफ्टर 10 दिसंबर 1992 आइदर ऑफ विच पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। 10 दिसंबर 1992 के बाद में जो प्रोविजन है वो ये है कि कोई भी पेरेंट्स अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे मदर हो चाहे फादर हो। नेक्स्ट है फ्रॉम 3 दिसंबर 2004। 3 दिसंबर 2004 से बोला गया है कि नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट अनलेस इज बर्थ रजिस्टर्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर। तो बोला गया है कि जब भी कोई पर्सन बॉर्न होगा आउटसाइड इंडिया के और उसके 1 ईयर के अंदर उसके जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा इंडियन कॉन्सुलेट में उस पर्सन का या उस चाइल्ड का रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो उस कंडीशन में उसको डिसेंट के द्वारा सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। ये प्रोविजन दे रखा है। ठीक है, ये जो कार्टून है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो चाइल्ड है ये बाहर फॉरेन में पैदा हुआ है, फॉरेन स्टेट में पैदा हुआ है, तो यहाँ पे डोंट वरी आई विल रजिस्टर योर बर्थ एट इंडियन कॉन्सुलेट। ठीक है, इंडियन कॉन्सुलेट से हम आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो करा देंगे। तो ये प्रोसेस होता है बाई डिसेंट के द्वारा। ठीक है, मीन्स जो कि इंडिया के आउटसाइड बॉर्न होते हैं उनके लिए ये जो प्रोविजन है वो यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट टाइप हम देख लेते हैं वाई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा किस तरीके से सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बोला कि वाई सेंट्रल गवर्नमेंट ए पर्सन है, मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी अगर पर्सन्स के इंडिया के साथ में कनेक्शन है। एग्जाम्पल के लिए आइदर ऑफ पेरेंट्स हैव बीन इंडियन, मीन्स कोई भी पेरेंट जो है वो या तो इंडियन हो या फिर पर्सन्स मैरिड टू इंडियन, या फिर कोई पर्सन जो फॉरेन स्टेट का है वो इंडियन पर्सन से मैरिड कर लेता है, तो उस कंडीशन में उसको रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो सिटीजनशिप है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बाई नेचुरलाइजेशन। ठीक है, नेचुरलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके द्वारा कैसे सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट अ सर्टिफिकेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन इफ इज नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर इंडियंस आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री बाई नेचुरलाइजेशन। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी कि ये जो सिटीजनशिप मिली है पर्टिकुलर पर्सन को वो नेचुरलाइजेशन के बेस पे मिली है, लेकिन ये तभी प्रोसेस होगा या उसी कंट्री के रहने वाले सिटीजन को ये जो नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप पे प्रोवाइड कराई जाएगी अगर वहाँ पे जो इंडियंस को नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप प्रोवाइड कराने से प्रिवेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में ही जो सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ये जो थोड़ा ये जो पैराग्राफ है ये एम लक्ष्मीकांत में टिपिकल टाइप का दे रखा है, इसको अगर इजीली समझेंगे तो सिंपल सी बात है कि कोई भी एक ऐसी कंट्री जिसमें इंडियन सिटीजन्स को नेचुरलाइजेशन के बेस पे सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दी जाती होगी, उसी कंट्री के पर्सन्स को इंडिया भी एक नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा करके उसको इंडियन सिटीजन प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, ये है सिंपल सा यहाँ पे। इफ रिनाउंस सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री व्हेन एक्सेप्टिंग इंडियन सिटीजनशिप इफ आइदर रेजिडेंट और इन सर्विस
of government in India or partially both throughout period of 12 months immediately preceding date of application। अब उसके साथ साथ क्या है कि सबसे पहले तो इंडियन सिटीजनशिप को लेने के लिए उसने अपनी कंट्री की सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया हो, ठीक है, निगलेक्ट कर दिया हो, और उसके साथ साथ उसने जो इंडिया है वहाँ पे ये रेजिडेंट रहा हो 12 मंथ के लिए, या फिर उसने गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस करी हो 12 मंथ में, या फिर पार्सली दोनों चीज़ें की हो, मीन 6 मंथ रेजिडेंट कर लिया हो और 6 मंथ गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम कर लिया हो, तो उस कंडीशन में उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जो है ये एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन का उसको भरने से पहले ये करना पड़ेगा, ठीक है, या तो रेजिडेंट रहा हो इंडिया में 12 मंथ या फिर वो गवर्नमेंट के साथ में सर्विस किया हो या पार्सली दोनों चीज़ें किया हो। नेक्स्ट है इज ऑफ गुड करेक्टर, वो गुड करेक्टर का होना चाहिए। इफ हैज एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन इट्स शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो हमारा 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो भी लैंग्वेज स्पेसिफाइड करी गई है उनमें से किसी भी लैंग्वेज की उसको एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, तभी उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देख सकते हो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स श्री किरेन रिजिजू प्रेजेंटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन टू नोटेड सिंगर एंड म्यूजिशियन श्री अदनान समी इन न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 1, 2016, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन है ये एक सिंगर है और म्यूजिशियन है अदनान समी, इनको नेचुरलाइजेशन के बेस पे सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई गई थी जनवरी 2016 में, ठीक है, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी का इनकॉर्पोरेशन, किसी भी टेरिटरी को अगर इंडिया अपने जो स्टेट है, जो हमारा इंडियन स्टेट है पूरा का पूरा कंट्री है, उसमें शामिल कर लेता है तो उसके जो सिटीजन होंगे उनको भी इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं इफ एनी टेरिटरी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई पर्सन्स हु शैल बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय रीजन्स ऑफ देयर कनेक्शन विद द टेरिटरी, ठीक है। जब भी किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया जाएगा तो उसमें ये जो गवर्नमेंट है वो एक गैजेट निकालेगी, उसमें जो भी पर्सन्स होंगे उस पर्टिकुलर टेरिटरी के जिनका इंडिया के साथ कनेक्शन होगा उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे वी आर लिविंग इन पुडुचेरी एंड गोवा विच अनकॉर्पोरेटेड बाय इंडिया, तो यहाँ पे जो पर्सन्स हैं ये सभी पर्सन्स बोल रहे हैं कि वी आर लिविंग इन पुडुचेरी एंड गोवा, हम पुडुचेरी एंड गोवा में रह रहे हैं, ठीक है, जो कि इंडिया के द्वारा इनकॉर्पोरेट करी गई है, तो इसलिए इनको भी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं असम अकॉर्ड जो है उसके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं सिटीजनशिप के लिए उनके बारे में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिटीजनशिप एक्ट 1985 एडेड ऑल पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु केम टू असम बिफोर 1 जनवरी 1966 फ्रॉम बांग्लादेश एंड हु ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन असम, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है सिटीजनशिप एक्ट 1985 का जो है उसमें बोला गया है कि जितने भी पर्सन्स जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं जो कि असम में आ गए थे, कहाँ से, बांग्लादेश से, और कब आए थे 1 जनवरी 1966 से पहले, और वो असम में आकर के रहने लगे थे, तो उस कंडीशन में उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम आफ्टर 1 जनवरी 1966 but before 25th March 1971 from Bangladesh and resident in Assam and who detected foreigner and registered himself, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो 1 जनवरी 1966 के बाद में आए थे बांग्लादेश से, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले आए थे, ठीक है, और जो इंडिया में जो असम स्टेट है वहाँ पे रह रहे थे, और उसके साथ साथ अगर कोई भी पर्सन है जिसको फॉरेनर डिटेक्ट किया गया है लेकिन उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया है यहाँ पे, तो वो भी इंडिया का सिटीजन है, वो बन जाएगा। यहाँ पे ये जो स्पेशल प्रोविजन दे रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर ही हैव सेम राइट्स एज सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट राइट टू वेट, लेकिन ये जो भी सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी असम अकॉर्ड के अंदर, ठीक है, जो भी असम में रह रहे होंगे जो बांग्लादेश से आए हैं उनको इंटरवीनिंग पीरियड मतलब शुरुआती के जो 10 साल होंगे उनमें केवल उनको जो सिटीजन को मिलते हैं राइट्स, जितने भी इंडिया के सिटीजन्स को, वो सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन केवल राइट टू वोट नहीं मिलेगा उनको, ठीक है। ये असम अकॉर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप है उसका लॉस कैसे होता है। तो सबसे पहले है बाय रिन्यूंसिएशन, ठीक है। रिन्यूंसिएशन का मतलब है यहाँ पे लीव सिटीजनशिप बाय हिज चॉइस, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अगर कोई पर्सन सिटीजनशिप को छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं रिन्यूंसिएशन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी माइनर चाइल्ड सिटीजनशिप
एंड, ठीक है। जितने भी माइनर चाइल्ड होंगे उस पर्सन के, उनके भी सिटीजनशिप जो है वो एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट ही मे रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप व्हेन अटेन द एज ऑफ 18। लेकिन ये जो पर्सन होगा, जो माइनर चाइल्ड होगा जिसकी सिटीजनशिप एंड हो जाएगी, लेकिन जब वो 18 की एज का होगा तो वो अपनी सिटीजनशिप को दोबारा से रिज्यूम कर सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये पर्सन है, ये बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू लीव सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मैं इंडिया के सिटीजनशिप को छोड़ने जा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे वाई टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब है यहाँ पे व्हेन वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप बाय अनदर कंट्री। जब भी कोई पर्सन किसी दूसरी कंट्री में जाकर के वहाँ की जो सिटीजनशिप है उसको वॉलंटरी एक्वायर कर लेता है, अपनी स्वेच्छा से एक्वायर कर लेता है, तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 9 है वो ड्यूअल सिटीजनशिप को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए ये जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो एंड हो जाएगी अगर वो किसी भी अदर कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर्ड करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली एंड्स हो जाती है। डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग वार इन विच इंडिया इंगेज। लेकिन ये जो टर्मिनेशन वाला प्रोसेस है ये तब अप्लाई नहीं होगा अगर इंडिया का किसी फॉरेन कंट्री के साथ में वॉर चल रहा हो और वो पर्सन उस पर्टिकुलर कंट्री में जाकर के सिटीजनशिप ले ले गलती से या जैसे भी, तो ड्यूरिंग वार के टाइम में जो ये है ये टर्मिनेशन नहीं अलाउ होगा, ठीक है। वार के टाइम में ये नहीं बोला जा सकता कि आप चले गए थे वहाँ पे और आपने जाकर के वहाँ की सिटीजनशिप प्रोवाइड करा ली, ठीक है। किसी गलती से या मिस्टेक से कोई पर्सन अगर वहाँ चला गया, कुछ भी हुआ है, तो वो जो है उसका टर्मिनेशन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पर्सन है ये बोल रहा है कि एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ कनाडा, मैं कनाडा की सिटीजनशिप एक्वायर करने जा रहा हूँ। तो अब ये एक्वायर करेगा अगर कनाडा की सिटीजनशिप, तो उस कंडीशन में इसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली से ही। नेक्स्ट यहाँ पे वाई डेप्रीवेशन, ठीक है। इसमें बोला गया है कि कंपलसरी टर्मिनेशन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। डेप्रीवेशन में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर देती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर कंडीशंस है जिस बेस पे सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जाता है, तो वो है आपका इफ ऑब्टेन्ड इंडियन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर इंडियन सिटीजनशिप को फ्रॉड से ऑब्टेन्ड किया है तो ये जो है टर्मिनेट कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर। वॉर के टाइम पे किसी पर्सन ने अनलॉफुली किसी फॉरेन कंट्री से या एलियन कंट्री से ट्रेड किया है या कम्युनिकेशन किया है, तो उस कंडीशन में भी उसकी जो सिटीजनशिप है वो एंड हो जाएगी। नेक्स्ट है शोन डिसलॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है, डिसलॉयलिटी दिखाता है, तो भी उसकी सिटीजनशिप एंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर विद इन 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, ठीक है। अगर नेचुरलाइजेशन के बेस पे उसने इंडियन सिटीजनशिप को प्रोवाइड किया है लेकिन अभी उसको 5 साल नहीं हुए हैं, 5 साल से पहले ही उसको 2 साल की सजा हो जाती है किसी भी कंट्री में, तो उस कंडीशन में भी उसकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कंटिन्यूसली 7 ईयर ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब कोई भी पर्सन है, अगर वो पर्सन कोई भी जॉब करने के लिए जाता है या एजुकेशन पर्पज से जाता है किसी फॉरेन कंट्री में पासपोर्ट लेकर के, लेकिन वो अगर इंडिया में 7 ईयर तक वापस नहीं आता है, तो उस कंडीशन में भी उसकी जो सिटीजनशिप है वो एंड कर दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो है उसमें बोला गया कि OCI बाई PIOs ऑफ 16 कंट्रीज अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। जो 16 कंट्रीज है कोई भी, ठीक है, उनके जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे उनको ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया माना जाएगा, केवल वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2005 में बोला गया कि ऑल कंट्रीज, मतलब जितनी भी कंट्रीज है उन सभी के जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे उनको OCI में डाला जाएगा, केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 कंट्रियों को छोड़ के, एज लॉन्ग एज देयर होम कंट्रीज ऑल ड्यूअल सिटीजनशिप अंडर देयर लोकल लॉज। जब तक ये जो होम कंट्रीज जो है जहाँ पे वो रह रहे हैं उनके लोकल लॉज में ड्यूअल सिटीजनशिप होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि OCI इज नॉट एक्चुअली अ ड्यूअल सिटीजनशिप एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स ड्यूअल सिटीजनशिप आर्टिकल 9। बोल रहा है कि जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं ये जो है ये एक्चुअली रियल में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्यूअल सिटीजनशिप को फॉरबिड्स करता है, मीन्स अलाउ नहीं करता है, जो कि आर्टिकल 9 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 मर्ज OCI एंड PIO कार्ड स्कीम एंड कॉल्ड OCI कार्ड होल्डर एंड मेड फॉलोइंग प्रोविजंस, ठीक है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 का जो हुआ उसमें
जो OCI है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, एंड जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन्स हैं, ये दो स्कीम अलग अलग थी, दोनों को मिलाकर के एक स्कीम बोला गया OCI कार्ड होल्डर, मीन्स ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ प्रोविजंस बनाए गए तो उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जो OCI कार्ड होल्डर है उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाई एन एप्लीकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन के जरिए OCI जो कार्ड होल्डर है उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा। एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, लेकिन जो पर्सन है वो फुल एज एंड कैपेसिटी का होना चाहिए, मीन्स उसकी पर्टिकुलर जो एज है वो 18 होनी चाहिए। कुछ कंडीशंस हैं किस बेस पे उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, उन कंडीशंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री वट वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट टाइम और एट एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो पर्सन है वो किसी और दूसरी कंट्री का सिटीजन है, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन था या तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे या उसके बाद में कभी भी। नेक्स्ट है हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज एलिजिबल टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो पर्सन है वो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, लेकिन जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम पे वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल था, तो उस कंडीशन में भी उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट बिलोंग्स टू अ टेरिटरी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो कि दूसरी कंट्री में रह रहा है, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद में कोई भी टेरिटरी जो कि इंडिया का पार्ट बन गई अगर उससे बिलोंग करता है, तो उस कंडीशन में भी उसको OCI कार्ड होल्डर है उसके जरिए सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच, मीन्स वो चाइल्ड हो या ग्रैंड चाइल्ड हो या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो किसी भी पर्सन का, उस पर्सन के लिए भी कंडीशंस दे रखी हैं। सबसे पहले दे रखा है पर्सन माइनर चाइल्ड ऑफ अ पर्सन मेंशन्स अबव और आइदर ऑफ पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो पर्सन है वो माइनर चाइल्ड होना चाहिए जो कि पर्टिकुलर ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है, जो कि इंडिया के सिटीजन्स थे। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड हुज मैरिज रजिस्टर्ड एंड कंटिन्यू नॉट लेस देन 2 ईयर प्रीसीडिंग ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, वो स्पाउस होने चाहिए इंडियन सिटीजन्स हो उनमें से कोई है, ठीक है, या फिर जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है जिसकी मैरिज रजिस्टर्ड करी गई है और जो मैरिज रजिस्टर्ड किए हुए कंटिन्यू हुए कम से कम 2 साल हो चुके हों, ठीक है, एप्लीकेशन को डालने से पहले, तो उसके अंदर भी उसको OCI कार्ड होल्डर के द्वारा सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट्स ऑफ OCI। जो OCI है उनके राइट्स क्या क्या हैं। एज सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई, जिस तरीके से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी वही राइट्स जो हैं वो OCI को प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन नॉट बी एंटाइटल्ड फॉलोइंग राइट्स, कुछ राइट्स है वो OCI को नहीं दिए जाएंगे, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी उसके लिए राइट्स ऑफ इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा इनको। नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, member of Lok Sabha and Rajya Sabha and Legislative Assembly and Legislative Council, appointment to public service of central and state except such services as central government may specify। उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अलाउमेंट नहीं होगा, उसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते, ना ही लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन सकते हैं, ना ही उनको पब्लिक सर्विस में अपॉइंट करा सकता है, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट के द्वारा, एक्सेप्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि पर्टिकुलर सर्विस में OCI जो कार्ड होल्डर है उनको भी अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर, उनको एज अ वोटर भी रजिस्टर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिन्यूसिएशन ऑफ OCI, जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया उनका रिन्यूसिएशन, ठीक है, तो OCI कैन डिक्लेयर रिनाउंसिंग, OCI जो है अपने जो OCI कार्ड होल्डर के द्वारा उनको जो सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी उसको रिनाउंस कर सकते हैं। स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड आल्सो सीरीज टू बी OCI, जो भी स्पाउस है, ठीक है, ये जो भी माइनर चाइल्ड है उनकी जो OCI जो सिटीजनशिप है वो भी उनकी खत्म हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज OCI, ठीक है, OCI का जो रजिस्ट्रेशन है वो किस बेस पे कैंसिल किया जा सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाइड दैट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड होती है
कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाई फ्रॉड, जो OCI के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किया गया है वो फ्रॉड से किया गया है। शोज डिसअफेक्शन टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने डिसअफेक्शन दिखाया है। अनलॉफुली ट्रेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी, ठीक है, जो एनिमी है उसके साथ में अनलॉफुली ट्रेडेड किया है, कम्युनिकेट किया है। विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 2 ईयर, जैसे ही उनको OCI के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है उसके 5 साल के अंदर ही उनको इम्प्रिजनमेंट हो गया हो, ठीक है, 2 साल से कम का ना हो, 2 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी ये जो उनका रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है नेसेसरी इन इंटरेस्ट ऑफ कंट्री सोवरेनिटी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद एनी फॉरेन कंट्री और इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो भी इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है मैरिज ऑफ OCI हैज़ बीन डिसॉल्व बाई अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ है उसके द्वारा जो OCI की जो मैरिज है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। हैज़ नॉट बीन डिसॉल्व बट ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ सच मैरिज सोलेमनाइज्ड मैरिज विद एनी अदर पर्सन, ठीक है, जो भी कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसकी मैरिज को डिसॉल्व नहीं किया गया है, लेकिन जो पर्टिकुलर कोई भी पर्सन है वो किसी दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगा है, मैरिज कर लिया है, तो उस कंडीशन में भी उसकी जो सिटीजनशिप है OCI कार्ड होल्डर के द्वारा जो प्रोवाइड कराई गई है वो एंड हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं NRI, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को, उसके साथ साथ OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियंस को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले NRI कौन होते हैं। NRI इंडियन ऑर्डिनली रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट, ऐसे इंडियन जो कि पर्टिकुलरली अभी कुछ टाइम के लिए इंडिया से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके पास में इंडियन पासपोर्ट है। जैसे कोई भी पर्सन है वो एजुकेशन के लिए जाता है या फिर घूमने के लिए जाता है या फिर वो वहाँ पे जाता है कोई भी जॉब वगैरह करने के लिए, तो वो NRI के अंडर आ जाता है। पर्सन हु और एनी ऑफ हुज एंसेस्टर was an Indian national and who is presently holding another country citizenship, that is he or she is holding foreign passport, ठीक है, मीन्स कोई भी पर्सन या तो वो या फिर उसके जो एंसेस्टर हैं या उसके जो पूर्वज हैं वो इंडियन नेशनल से बिलोंग करते थे, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे प्रेजेंटली अगर देखे जाएंगे वो किसी और दूसरी कंट्री में रह रहे हैं जिनके पास एक फॉरेन पासपोर्ट है, उनको बोला जाता है PIO मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट है OCI, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अ पर्सन रजिस्टर्ड एज OCI कार्ड होल्डर अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंडर किसी भी पर्सन को अगर OCI कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड कर दिया गया है तो वो OCI कहलाते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहलाते हैं। अब PIO और OCI जो है इन दोनों में डिफरेंस करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो सिंपल सी बात याद रखो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है कोई भी पर्टिकुलर जो फॉरेन कंट्री है उसमें कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है, या तो वो या फिर उसके जो एंसेस्टर्स वगैरह होते हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है, लेकिन वो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, ठीक है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं कराई गई है। लेकिन जो OCI जो होते हैं ये भी वही होते हैं, ये भी जो इंडियन टेरिटरी है उससे ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये जो OCI हैं ये ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर्ड कर लेते हैं एज OCI कार्ड होल्डर, ठीक है, उनको ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया बोल दिया जाता है। और जो नहीं एक्वायर्ड करते हैं, जो केवल फॉरेन पासपोर्ट से घूमने फिरने आ जाते हैं, ठीक है, या फिर वहीं रहते हैं उनकी दूसरी सिटीजनशिप होती है, उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इन तीनों लोगों को। तो सबसे पहले NRI की बात करते हैं। ऑल बेनिफिट्स एज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, ठीक है, वो सारे प्रोविजंस जो हैं या वो सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे NRI को जो कि एक इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन कोई भी इशू कर सकते हैं टाइम टू टाइम। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको कोई भी स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। जो OCI है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनके जो स्पेशल बेनिफिट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज हाउएवर रिक्वायर स्पेशल परमिशन टू अंडरटेकन रिसर्च वर्क इन इंडिया। मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा, ठीक है, पूरे लाइफ का वीज़ा मिल जाता है उनको, कभी भी वो इंडिया में विजिट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए, लेकिन
अगर उनको कोई भी रिसर्च वर्क करना पड़ता है तो उसके लिए उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर FRRO फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया। अब OCI कार्ड होल्डर जो है वो इंडिया में कितने टाइम तक भी अगर रहना चाहते हैं तो उनको ये जो FRRO जो है फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वहाँ पे जाके उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पैरिटी विद NRI ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल एक्सेप्ट मैटर्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। पैरिटी विद NRI के साथ में पैरिटी करते हैं, मीन्स जो NRI को बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं वही लगभग OCI को भी बेनिफिट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। लेकिन केवल होता क्या है कि जो OCI हैं वो एक्विजिशन नहीं कर सकते एग्रीकल्चर लैंड को, ना ही प्लांटेशन प्रॉपर्टीज को वो एक्विजिशन कर सकते हैं यहाँ पे। सेम एंट्री फी एज डोमेस्टिक इंडियन फॉर विजिट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जो भी डोमेस्टिक इंडियन होते हैं जो उनसे फीस ली जाती है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री करने पे वही फीस OCI से ली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे पैरिटी विद NRI इन मैटर्स ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन फीस टू विजिट हिस्टोरिकल साइट्स परस्यूइंग इन सम प्रोफेशंस, ठीक है। उसके साथ साथ पैरिटी होती है NRI के साथ में कुछ मैटर्स में, जैसे कि एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन को एडॉप्ट करना है, या फिर जो हिस्टोरिकल साइट्स जो है वहाँ पे विजिट करने की जो फीस है वो, या फिर कुछ प्रोफेशंस हैं उनमें परस्यू करना, ठीक है। वो सब जो है वो OCI और NRI में लगभग सेम होता है, पैरिटी होती है दोनों में। नेक्स्ट यहाँ पे डज रिक्वायर वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया। अब जो NRI हैं उनको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंडिया में विजिट करने के लिए। जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है उनको वीजा की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन होते हैं, इसके लिए उनको फॉरेन पासपोर्ट चाहिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पे OCI जो है यहाँ पे कैन विजिट विदाउट वीजा फॉर लाइफ लॉन्ग, वो बिना वीजा के भी पूरा जब तक चाहे तब तक इंडिया विजिट कर सकते हैं। कंपेयरिंग यहाँ पे देखेंगे रिक्वायर टू रजिस्टर विद पुलिस, क्या पुलिस से जो रजिस्टर करना रिक्वायर होता है NRI को नहीं कराना पड़ता है, जो PIO है उनको कराना पड़ता है अगर वो 180 डेज से ज़्यादा स्टे करते हैं इंडिया में, और जो OCI है उनको भी पुलिस में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट एक्टिविटीज अंडर टेकन इन इंडिया, वो इंडिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो NRI है वो ऑल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन से वो एक्टिविटीज एज पर टाइप ऑफ वीजा ऑप्टेन, जिस तरीके का उनका वीजा होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्टिविटीज को कर सकते हैं। OCI को अगर देखेंगे ऑल एक्सेप्ट रिसर्च वर्क फॉर विच परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम इंडियन मिशन पोस्ट FRRO कंसर्न, ठीक है। केवल जो रिसर्च वर्क है उसको छोड़ के बाकी की सारी एक्टिविटीज OCI कार्ड होल्डर है वो कर सकते हैं। जो रिसर्च वर्क है उसके लिए उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है इंडियन मिशन, ठीक है, FRRO से कंसर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो जो NRI है वो पहले से इंडियन सिटीजन होते हैं, उनको सिटीजनशिप एक्वायर करने की नीड नहीं होती। PIO में देख लेते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दे रखा है हैज टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उनको रजिस्ट्रेशन करने से पहले इंडिया में 7 year तक रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे OCI को देख लेते हैं। तो बोला गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पर्सन्स रजिस्टर्ड एज OCI कार्ड होल्डर फॉर 5 years एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज एलिजिबल फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बोला गया है कि कोई भी पर्सन जिसने एज अ OCI कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड करा लिया है और कराए हुए उसको 5 साल हो गए हैं और वो इंडिया में 12 month तक आकर रह भी चुका है, ठीक है, जो एप्लीकेशन है उसको रजिस्टर करने से पहले, तो इस कंडीशन में उसको इंडिया का सिटीजन बना दिया जाएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, जो कि अभी लेटेस्ट हुआ था 2019 में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है सीक्स टू अमेंड सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करा है। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंटर्ड इनटू इंडिया ऑन और बिफोर 31 December 2014 नॉट इलीगल माइग्रेंट्स। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है इसमें इसने बोला है कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी है, जो क्रिश्चियंस हैं जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में रहते थे, जो कि इंडिया में आ गए हैं 31 December 2014 से पहले, उनको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा।
ठीक है। फॉर दोज ग्रुप ऑफ पर्सनस 11 ईयर रिक्वायरमेंट फॉर सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन रिड्यूस टू 5 ईयर। ठीक है, ये जो पर्सन है इनके लिए पहले जो सिटीजनशिप एक्वायर करने से पहले उनको रहना पड़ता था, ठीक है, रेजिडेंस करना पड़ता था इंडिया में, वो 11 ईयर का था, लेकिन अब जो है उसको घटा करके 5 ईयर कर दिया गया है। प्रोविजन ऑन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स नॉट अप्लाइड टू, बोला गया कि जो इलीगल माइग्रेंट्स के जो प्रोविजंस हैं वो कुछ कुछ जगह पे अप्लाई नहीं होंगे। वो बोला गया है कि ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा में जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए होंगे उनके लिए जो न्यू लॉस बनाया गया है ये वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो 2 इनर लाइन्स एरियाज नोटिफाइड अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, ठीक है, 1873 का जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो एक्ट है, ठीक है, उसके द्वारा इनर लाइन एरियाज नोटिफाइड करे गए थे, उन एरियाज में भी ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उसके जो प्रोविजंस है वो अप्लाइड नहीं होंगे। ठीक है, करेंटली परमिट सिस्टम इज एप्लीकेबल टू अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। अगर आप देखेंगे ये जो इनर लाइन एरियाज वाला जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो इनर लाइन परमिट जो है ये केवल इस टाइम एप्लीकेबल है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, नागालैंड में। ठीक है, मणिपुर आल्सो ब्राउड इन ILP रिजाइम, ठीक है, जो मणिपुर है उसको भी ILP रिजाइम में डाल दिया गया है, मीन्स इनर लाइन परमिट। ठीक है, ILP रिजाइम का मतलब यहाँ पे जो है इनर लाइन परमिट का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट जो है जिनको ILP रिजाइम में डाला गया है उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर आपको जाना है घूमने के लिए या किसी भी पर्पज से जाना है तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इसको ILP रिजाइम बोलते हैं। वायोलेशंस ऑफ एक्ट और एनी अदर लॉज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ OCI रजिस्ट्रेशन। उसके साथ साथ इसमें बोला गया कि कोई भी एक्ट है या कोई भी लॉज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड करा गया है कि अगर इनका वायोलेट करेंगे जो OCI कार्ड होल्डर हैं तो उनका जो OCI रजिस्ट्रेशन है वो उनका कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लॉज डाला गया है। अब यहाँ पे जो इस एक्ट के जो कंसर्न्स है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोला गया कि कॉन्ट्राडिक्ट असम अकॉर्ड 1985। ठीक है, ये असम अकॉर्ड 1985 का उसके कॉन्ट्राडिक्ट है। जैसे अपडेशन ऑफ NRC बिकम्स नल एंड वॉइड ड्यू टू दिस अमेंडमेंट एक्ट। ये जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसके द्वारा जो NRC हुआ था, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये जो है ये बिल्कुल नल एंड वॉइड हो गया है। इसका बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस था, बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन ये जो अमेंडमेंट एक्ट कर दिया गया इससे जो इसकी वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, यहाँ पे जो आर्टिकल 14 जो है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी वाला, उसका वायलेशन होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सेकुलरिज्म का जो प्रिंसिपल है उसका भी वायलेशन होता है। फिर यहाँ पे बोला गया कि अदर रिफ्यूजीज इंक्लूडिंग तमिल फ्रॉम श्रीलंका एंड हिंदू रोहिंग्यास नॉट कवर्ड अंडर इट। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि ये जो तमिल है, श्रीलंका में जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, जो रोहिंग्यास हैं, ठीक है, उनको भी इसमें कवर्ड नहीं किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया डिफरेंशिएट बिटवीन इलीगल माइग्रेंट्स एंड दोज परसिक्यूटेड विल बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो परसिक्यूटेड जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके बीच में गवर्नमेंट ने डिफरेंशिएट कैसे किया जाए उसको और ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया है। प्रोवाइड वाइड डिस्क्रिशन टू गवर्नमेंट टू कैंसिल OCI रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ मेजर एंड माइनर ऑफिसर्स। तो ये जो एक्ट अमेंडमेंट हुआ है इसने क्या किया है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर दे दी है, एक्स्ट्रा डिस्क्रिशन पावर दे दी है कि वो ही डिसाइड करेंगे कि जो OCI रजिस्ट्रेशन है वो कब कैंसिल किया जाएगा, चाहे कोई मेजर ऑफेंस हो या कोई माइनर ऑफेंस हो। अब यहाँ पे ये जो भी कंसर्न्स आए इस एक्ट से रिलेटेड उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया, तो गवर्नमेंट ने बोला कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आर इस्लामिक रिपब्लिक वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी, हैंस दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। ठीक है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो भी इस्लामिक रिपब्लिक देश हैं ये, ठीक है, यहाँ पे जो भी मुस्लिम्स है वो मेजोरिटी में है, इसलिए ये जो मुस्लिम्स हैं उनको परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज नहीं डाला जा सकता है। इसीलिए जो मुस्लिम्स हैं उनको इसके द्वारा इंडिया में सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2019 का उसके द्वारा। ठीक है, इसीलिए ओनली 6 रिलीजन के लोग ही ऐड करे गए थे। पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन रिलीजियस लाइन्स एंड सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ नेहरू लियाकत पैक्ट ऑफ 1950 इन प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब क्या बोला जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने ये बोला कि
रिलीजियस लाइन पे नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था 1950 में, जो कि हुआ था इसलिए कि जो भी वहाँ के लोग जो हैं, जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। इसलिए उनकी डिग्निटी को बचाने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो चेंजमेंट है वो करना पड़ा। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया, ये गवर्नमेंट ने बताया। ठीक है, तो ये जो सिटीजनशिप, जो इंडियन सिटीजनशिप है, किस तरीके से एक्वायर करी जाती है, क्या क्या आर्टिकल्स के प्रोविजन है, किस तरीके से लॉस होता है। ठीक है, ओसीआई जो सिटीजनशिप है वो किस टाइप की सिटीजनशिप है, जो एनआरआई है, जो पीआईओ है एंड जो ओसीआई कार्ड होल्डर है, उनमें तीनों में क्या डिफरेंस है। उसके साथ साथ जो अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का हुआ है, उसको भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, यहाँ पे समझ लिया। इसको आप अच्छे से देख सकते हो एंड समझ सकते हो। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप इसको शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आए वो तुरंत आपको मिल जाए। ओके, दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।